महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत संस्कृति सिद्धा अध्यात्म एवं परंपरा समिति भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत व्याख्यानमाला माता निर्माता भवति। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा आदरणीय मंजू जी बांगड़, प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष आदरणीय गीताजी मुदड़ा, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा सम्माननीय सुनीता जी पलोट, सचिव सम्माननीय सुनीता जी चरखा, राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष एवं पदाधिकारी, प्रदेश पूर्वाध्यक्ष एवं पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सचिव, समिति संयोजक, सह संयोजक एवं सम्माननीय श्रोतागण। मैं समिति सह संयोजिका कल्पना मालू पुनश्च आप सभी का शब्द सुमनों से स्नेहपूर्वक नमन वंदन अभिवादन करती हूँ। माता निर्माता भवति इस 8 दिवसीय व्याख्यानमाला का आज प्रथम पुष्प कहानी है उन महान वीरों की और उन अभिभावकों की जिनके संस्कारों ने इतिहास रचाया, भारत भूमि को संस्कृति और नित्य धर्म से बचाया। इस वीर प्रसूदा धरती ने अनेक वीर और वीरांगना को जन्म दिया। उसमें से आज हम सुनेंगे उस वीरांगना को जिसका लालन पालन उसके पिता मोरोपंत तांबे ने किया। उस मनकर्णिका की कहानी फिरंगियों को दूर करने की जिसने थी ठानी, जो वतन की धूल को माथे पर लगाकर चल दिए, सरफरोशी के नए नए नगमे सुनाकर चल दिए, जिनके हुंकारों से कांपा है यह सारा गगन, उन शहीदों को नमन, शत शत नमन। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन से। दीप प्रज्वलन के लिए मैं नम्र निवेदन करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय मंजू जी बांगड़ से। उनका वीडियो करेक्शन करूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मंजू जी बांगड़ से। मंजू जी का वीडियो लगाना है। अरुणा जी, जयश्री दीदी वीडियो लगाइए। हाँ 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 अरुणा जी लाओटी। हाँ दीदी लगा रही हुई। इसमें स्टॉप बोल के आ रहा है, शेयरिंग नहीं हो रहा है। कर रहे हाँ मंजू जी, आपके कर कमलों द्वारा महेश पूजन एवं माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें। अरुणा जी, क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट अरुणा जी। हाँ दीदी ये स्टॉप बोल के आ रहा है मेरे इसमें। दीदी मैं ट्राई करूँ क्या शेयर करने का? हाँ आप करो भक्ति जी। जी आइए मंजू जी, आपके कर कमलों द्वारा महेश पूजन एवं माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें। एक ज्योत ज्ञान की देह की, एक ज्योत बुद्धि भावना की, एक ज्योत मानवता की एकात्मता की। अगणित दीप जलाएंगे ऐसे समस्त एक दिन आवेगा, संस्कारों से भाग्य देश का जागेगा, भाग्य देश का जागेगा। ओ सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बोलो उमा महेश की जय। धन्यवाद मंजू जी। आज नागपंचमी और सावन माह का सोमवार, सभी को हार्दिक बधाई देते हुए मैं महेश वंदना के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी मराठवाड़ा विभाग की समिति सह संयोजिका हमारी गान कोकिला सो भक्ति राठी को। आइए भक्ति अपनी सुमधुर एवं भक्ति भाव से महेश वंदना प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्णा। जय महेश। सागमा गमधनि धनि सा नि सा धाम गम सा। किस विधि वंदन करूं तिहारू औढ़रदानी त्रिपुरारी बलिहारी बलिहारी जय महेश जय बलिहारी। किस विधि वंदन करूं तिहारू नयन तीन उपनीत भुजंगा शशि ललाट सोहे सिर गंगा मुंडमाल गल बीच विराजत महिमा है अति भारी बलिहारी बलिहारी जय महेश जय बलिहारी। किस विधि वंदन करूं तिहारू कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कटि में हर व्याधामर धारे उमा सहित भीम शयन विराजत शोभा है अति भारी बलिहारी बलिहारी जय महेश जय बलिहारी। इस विधि वंदन करूं तिहारू कर में डमरू पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदा भयंकर ऋषि मुनि भेदना पायत हारो हम तो है संसारी बलिहारी बलिहारी जय महेश जय बलिहारी। किस विधि वंदन करूं तिहारू अगम निगम तव भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने देवो देव महादेव सा नि सा नि धनि धम 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 ग सा सा ग म ग म ध म ध नि धनि सा देव महादेव अब रक्षा करो हमारी बलिहारी बलिहारी जय महेश जय बलिहारी। किस विधि वंदन करूं तिहारू औढ़रदानी त्रिपुरारी किस विधि वंदन करूं तिहारू किस विधि वंदन करूं तिहारू किस विधि वंदन
प्रभु तिहारो। जय उमा महेश। धन्यवाद। आपकी मधुर वाणी से वातावरण भक्तिमय कर दिया। धन्यवाद। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी महाराष्ट्र प्रदेश की ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय सुनीता जी पलोट से। आइए कार्यक्रम में पधारे हुए सम्माननीय अतिथियों का स्वागत पर मनोभाव व्यक्त करें। सुनीता जी पलोट। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कल्पना जी। आराध्य देव भगवान महेश को नमन वंदन करते हुए आज संस्कृति सिद्धा समिति स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 8 दिवसीय व्याख्यान माला माता निर्माता भवती के प्रथम दिवस पर अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय मंजू जी बांगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम आपका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए कहना चाहती हूँ, संगठन की हो आप अभूतपूर्व शान, संगठन की हो आप अभूतपूर्व शान। आपने पर उपकार वचन मन काया के जय घोष से बढ़ाया समाज में कार्य का सम्मान। मधुर है आपका व्यवहार और उज्जवल है आपकी कार्यशैली। आपके सहभागिता की प्रशंसा तो सारे राष्ट्र में है फैली। आपके सहभागिता की प्रशंसा तो सारे राष्ट्र में है फैली। मंजू जी, आपका महाराष्ट्र प्रदेश में हम स्वागत करते हैं। वक्ता के रूप में आदरणीय गीता जी मुंद्रा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आज झांसी की रानी के पिता मोरोपंत तांबे के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने लक्ष्मीबाई के अंदर ऐसे संस्कार और संस्कृति डाले और वो इतिहास रच सकी। हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन गुणों से ओतप्रोत हो, अपने भारतीय संस्कृति को दिल से अपनाए। गीता दीदी कहानी के माध्यम से ये जानकारी देंगी। गीता दीदी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। मन में आपके अपार स्नेह और प्यार, मन में आपके अपार स्नेह और प्यार, सामाजिक सरोकार की भावना से करते हैं हर कार्य। वाणी में आपकी घुलती सरलता, शब्दों में आपकी ढलती मृदु कोमलता। गीता जी, आपका भी महाराष्ट्र प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी सम्मानीय उपस्थिति आदरणीय लता दीदी, आदरणीय कल्पना दीदी, आदरणीय शैला जी, आदरणीय पुष्पा जी, आदरणीय निर्मला जी, आदरणीय ज्योत्सना जी, आदरणीय अनुसुया जी, मेरे सभी पदाधिकारी, समिति संयोजिका, सह संयोजिका, जिला अध्यक्ष, सचिव एवं उपस्थित सभी बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। संस्कृति सिद्धा समिति संयोजिका आदरणीय डॉक्टर लीला जी करवा, सह संयोजिका आदरणीय कल्पना जी मालू, आदरणीय भक्ति जी राठी, आदरणीय कविता जी मुंद्रा, आदरणीय स्वाति जी बुक, आपके सोच एवं कार्य को नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सदैव इस तरह कार्यरत रहे। जिंदगी ऐसे न जियो कि लोग फरियाद करें, जिंदगी ऐसे न जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग याद करें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय उमा महेश। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं स्वागत पर मनोगत व्यक्त करने सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रदेश सचिव सम्माननीय सुनीता जी चरखा से। एक संयमी, सुस्वभावी, अध्ययनशील व्यक्तिमत्व की धनी सुनीता जी, आइए। सुनीता जी चरखा। क्या हुआ जैसी भी? सुनीता जी। सुनीता जी दिख नहीं रहे हैं दीदी। सुनीता दीदी, आपको रिक्वेस्ट भेजी है अनम्यूट करने के लिए। हैंड रेज करेंगे तो अच्छा होगा। जी है वो मीटिंग में, सुनीता चरखा जी। दीदी, आपको स्पॉटलाइट किया गया है, आप बोलिए।
क्या कारण हो रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? आ गए सुनीता जी? हाँ सुनीता जी, क्या प्रॉब्लम है? उनको आवाज नहीं, उनका माइक कोई फोन किया था क्या? तो उनका आपको माइक मीटिंग बंद लीव है। करके ज्वाइन करना पड़ेगा। दीदी उनको रिक्वेस्ट भेजे, आप वो अनम्यूट कर सकते हैं, शायद हो नहीं पा रहा है। दीदी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो हम आगे बढ़ के फिर से उनका शुभकामना लें। हाँ, आगे आगे बढ़ना चाहिए फिर। चलिए सुनीता जी, हम नहीं सुनने आ रहा है। सुनीता जी दिख रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं नम्र निवेदन किसके साथ 2 डिवाइस है प्लीज? सुनीता जी का ही आवाज आ रहा है दीदी, कुछ प्रॉब्लम है उनको। लीव लीव करिए, मीटिंग लीव करके रीज्वाइन करिए सुनीता दीदी। मीटिंग लीव करके रीज्वाइन करिए तो हो जाएगा। लीव करके रीज्वाइन करिए। मीटिंग से लीव हुई है सुनीता जी और बाद में रीज्वाइन हुई है। अपन आगे बढ़ते हैं, प्लीज आगे का लीजिए। अब मैं नम्र निवेदन करती हूँ हमारी संस्कृति सिद्धा समिति की संयोजिका डॉक्टर लीला जी करवा से। जानते हैं कार्यक्रम का उद्देश्य एवं स्वरूप प्रास्ताविक के माध्यम से अत्यंत विनयशील, अध्ययनशील एवं चिंतनशील हमारी डॉक्टर लीला जी प्रस्तुत कर रही है प्रास्ताविक। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। देवभूमि भारत के स्वतंत्रता दिवस पावन पर्व पर आयोजित 8 दिवसीय व्याख्यानमाला माता निर्माता भवती प्रथम पुष्प की उद्घाटिका एवं प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मंजूजी बांगड़, प्रमुख ओजस्वी वक्ता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय गीता दीदी मुंदड़ा, उपस्थित सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारी एवं श्रोतागण, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, भारत माँ की हम संतान हैं, इसका हमें अभिमान है। देशभक्ति का अर्थ है भारतवर्ष की सीमाओं का रक्षण करना है ही, पर साथ ही भारत के संस्कृति एवं चिंतन का भी रक्षण हमें करना है। भारत पर हजारों वर्ष तक आक्रमण हुए, परंतु फिर भी हमारी संस्कृति जीवित रही। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा। हमारी संस्कृति अतुलनीय है, विश्व का कल्याण एवं व्यक्तित्व का उदारीकरण हमारी चिंतन के मूलभूत मूल्य है। आज संपूर्ण विश्व में सांस्कृतिक संघर्ष हो रहा है। हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, यह चलकर यह समझकर विश्व संपूर्ण हमारे आधिपत्य में आए, यह सभी संस्कृति और सभी धर्म चाहते हैं। और इसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि समाज में हिंसा बढ़ रही है, धर्म परिवर्तन के अनेक किस्से आ रहे हैं और उसका परिणाम हमारी संस्कृति पर भी हो रहा है। पहले भाषा पर, पहराव पर आघात हुआ, अब भोगवाद और परिवार का विघटन हो रहा है। हमारी संस्कृति सहिष्णु है, किसी पर भी आज तक हमने प्रहार नहीं किया। हम सभी को लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं, आकाशातम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। हमारा वेद, हमारा ज्ञान विज्ञान-निष्ठ है। हमारी संस्कृति सभी का मंगल चाहने वाली है, सभी के सुख की प्रार्थना हम नित्य करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। परंतु यह भाव क्या हम बच्चों तक पहुंचाते हैं? हमारे बच्चे आजकल कार्टून, हैरी पॉटर, अंग्रेजी फिल्में, पाश्चात्य साहित्य के साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे संस्कृति का रक्षण करना है तो हमें
हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति की कहानी एवं हमारे इतिहास की कहानी बतानी ही होगी। और इसीलिए इस व्याख्यानमाला का आयोजन हमने किया है ताकि देशभक्ति का बीजारोपण नव पीढ़ी में हम कर पाए। यह व्याख्यानमाला आयोजित करते समय हमने उन वीरों की और वीर माताओं की कहानी का चयन किया जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। ऐसे अनेक चरित्र हैं, परंतु देश के अलग अलग प्रांत से यह चरित्र हो और अलग अलग विचारधाराओं से यह चरित्र हो, यह हमने सोचा। देशभक्त का ऐसा चरित्र हो, कोई क्रांतिकारी हो, कोई अहिंसावादी हो, कोई अध्यात्म और संस्कृति पर कार्य करने वाले हो, ऐसे चरित्र 8 चरित्र का चयन हमने किया। आज का प्रथम पुष्प अत्यंत प्रज्वल बहादुर वीरांगना जिनका नाम लेते ही शक्ति का स्फुरन होता है, ऐसी मनकर्णिका अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र। और मनु के पिता मोरोपंत तांबे जिन्होंने अपनी पत्नी भागीरथी बाई के देहांत के पश्चात 4 वर्ष की मनु के लिए मातृत्व का रूप धारण किया और उसकी क्षमताओं को पहचान कर उसको हर वो शिक्षा दी जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं का निर्माण हुआ। मनु बचपन से ही वीर थी। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप उसके आदर्श थे। बचपन में एक बार घुड़सवारी करते समय 16 वर्षीय नाना साहेब गिर गए तो 14 वर्षीय यह मनकर्णिका उसे जंगल से अपने घोड़े पर लेकर आई और नाना साहेब को कहा, इतनी सी चोट से आप घबरा रहे हो, आपको तो अंग्रेजों के साथ में लड़ना है। तो बचपन से ही यह उर्मी उसके अंदर थी। मनु के जीवन चरित्र को आज हम सुनेंगे और इसको सुनाने वाली है जिनका वक्तव्य गंगा की धारा की तरह झरझरता निर्मल प्रेरणादायी है। ऐसी हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा आदरणीय गीता दीदी मुंदड़ा द्वारा। हमारा सौभाग्य है मनकर्णिका का जन्म जिस कानपुर के विठूर में हुआ, वहीं से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मंजू जी कानपुर से आई है शुभकामना देने और आपके कर कमलों द्वारा इस कार्य व्याख्यानमाला का शुभारंभ हो रहा है। और रानी लक्ष्मी के पुत्र दामोदर पंत इंदौर रहे तो इंदौर से गीता दीदी प्रस्तुत करेंगी मनकर्णिका का चरित्र। हम सभी मन की गहराइयों से इन सबका आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद लीला जी। अब आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मंजू जी बांगड़, आपका पुनश्च सस्नेह स्वागत। क्या कहूँ मंजू जी आपके लिए, शायद शब्द ही कम पड़ जाए। आपकी ऊर्जा को देखते हुए लगता है आतुर है आपका मन पुनः भरने को उड़ान, आतुर है आपका मन पुनः भरने को उड़ान, फिर वही जोश वही अरमान। मंजू जी, संपूर्ण जूम प्रांगण आतुर है आपके मनोभाव एवं आशीर्वचन सुनने। आइए मंजू जी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं आप। जिए तो सदा उसी के लिए रहे, यही अभिमान रहे, यही हर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जी हाँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित इसी भाव के साथ आप सभी को सादर जय उमा महेश, जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संस्कारों के लिए संसार का सबसे बड़ा विद्यापीठ माता की गोद है। यानी देश का भविष्य तभी सुरक्षित है जब माताओं के सामने जीजाबाई, पुतलीबाई जैसी माताओं का आदर्श रहेगा। इसी भावना का सुखद प्रत्यक्षीकरण आज इस वर्चुअल कार्यक्रम की परिणति है। गौरवशाली महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में संस्कृति सिद्धा अध्यात्म व परंपरा समिति द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला विषय अत्यंत उपयोगी व जबरदस्त जो आज की जरूरत है, यानी माता निर्माता अर्थात भवती के प्रथम दिवस पर प्रमुख वक्ता के रूप में पधारी परम सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय दीदी गीता जी मुंदड़ा, अति सम्मान्य अतिथि, महाराष्ट्र प्रदेश की शान, जिनका व्यक्तित्व है महान, हमारी आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लता दीदी, शैला जी, कल्पना जी, अनसुईया जी, साथ ही पुष्पा जी, निर्मला जी व ज्योत्सना जी, प्रदेश की कर्मठ अध्यक्ष व सचिव दोनों ही उभय सुनीता यानी सुनीता जी पलूड़ व सुनीता जी चरखा, जिनके सुखद संयोजन में आज का यह सुंदर कार्यक्रम महक रहा है, ऐसी प्रदेश संयोजिका लीला जी करवा, सभी प्रदेश पदाधिकारीगण एवं सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ बहन, आप सभी को नागपंचमी के इस सुंदर पर्व तथा श्रावणी माह के आने वाले पर्व रक्षाबंधन और तीज की बहुत बहुत त्योहारों की अलबेली शुभकामनाएं। नासिक में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक मंगलाचरण अभूतपूर्व सफलता स्थापित की। इसके लिए मैं हमारी नासिक प्रदेश की बहनों का विशेष रूप से स्वागत अध्यक्ष अरुणा जी लड्ढा, स्वागत मंत्री शैला जी कलंत्री, प्रकल्प प्रदर्शक कल्पना जी गगरानी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मंत्री व उनकी पूरी टीम और समस्त बहनों का मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद प्रकट करती हूँ। आप सभी का यह उत्साह सेवा कार्यों के प्रति समर्पण बना रहे, भगवान महेश से यही प्रार्थना है। मनुस्मृति में कहा गया है कि 10 उपाध्यायों में एक आचार्य, 100 आचार्यों की अपेक्षा एक पिता और 1000 पिताओं की अपेक्षा एक माता सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है। इसीलिए विश्व बंधु भारतीय संस्कृति के सुदीर्घ प्रवाह में माताओं का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण व गौरवान्वित रहा है। वेदकालीन भगवती अपाला हो, उपनिषद कालीन गार्गी मैत्रेयी हो, पुराण कालीन भगवती सावित्री हो, सीता हो, इतिहास में शारदा माता हो, अहिल्या देवी हो और रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी अनेक नारी रत्नों ने भारतीय परंपरा को अलंकृत किया है, उपकृत किया है। आधुनिक परिवेश में इन्हीं सनातन श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण में स्थापित करने हेतु प्रयास करने वाली प्रयत्नशीला माताएं ही आनंदमय सुंदर जीवन, सुखी परिवार तथा स्वस्थ समाज का सृजन कर सकती हैं, निर्माण कर सकती हैं। जब धरती पर एक नवजात शिशु का आगमन होता है, उसी समय उसका एक रिश्ता जुड़ जाता है अपनी जन्मदात्री अपनी माँ से, अर्थात माँ ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है। अतः बच्चों में संस्कारों का सिंचन, संस्कृति का संवर्धन, देशभक्ति का अंकुरण, उत्तम चारित्रिक शिक्षा के निर्माण में माँ की प्रमुख भूमिका होती है। और अब तो जेनेटिक साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि बच्चों के श्रेष्ठ जीवन का निर्माण गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात गर्भावस्था में ही उन्हें माँ के संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए माता निर्माता भवती, विश्वकर्मा की तरह होती है, वह जैसा चाहती है अपने बच्चों को बना सकती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है जो मैंने बचपन में पढ़ा हुआ है कि पिता ने बेटी के मुंह पर कुछ सूजन देखी, पूछा बेटी क्या हुआ? बेटी ने कहा कि मुझे एक मुगल ने थप्पड़ मारा है। उसने पुनः कहा पिताजी उस दुष्ट मुगल को सजा मिलनी चाहिए। पिता ने बात टालते हुए कहा हम तो बौने हैं, स्वयं समय ही उसको सजा देगा। वे स्वयं मुगलों की अधीनता में थे, प्रतिकार की बात सोच ही नहीं सकते थे। बालिका बड़ी हुई, विवाह हो गया, पति जागीरदार थे, शस्त्र और व्यूह विद्या में कुशल थे। अतः मौका पाकर एक दिन उसने उनसे भी चर्चा की। अपमान की बात वह भूल नहीं पाई थी। आप शूरवीर हैं, मुगलों से प्रतिकार का उपाय करिए। पति पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर बोले बचपन की बात भूल जाओ, यह समय प्रतिकार का नहीं है, क्योंकि वे स्वयं भी बीजापुर के सुल्तान की चाकरी में थे। समय गुजरता गया, वह माँ बन गई। अपमान की बात वह अब भी नहीं भूल पाई थी। बालक गर्भ में था, तब भी वह रात रात सोचती थी कि किस तरह से इस देश से मुगलों के अत्याचार समाप्त किए जा सकते हैं, कौन करेगा यह कठिन कार्य। बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया, वह उसे शूरवीरों
और स्वाभिमानी महापुरुषों की कहानियां सुनाती गई, पिलाती गई शौर्य संस्कार दूध की घुट्टी के साथ। अलबत्ता लाजवश अपने अपमान की बात अपने बेटे को कभी नहीं बताई, लेकिन हृदय में उस अपमान की धधकती ज्वाला ने जो संस्कार उस शिशु को प्रदान किए, उससे कालांतर में वह बालक विश्वविख्यात हो सका। और तब दुनिया ने जाना कि इसी बालक का नाम शिवाजी था और वे महिषी माता थी, वीर जननी बाई जीजाबाई। यानी परवरिश ही वो इत्र है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को महकाता है। हम सभी जानते हैं, अगर किसी खेत को संभालना हो तो 3 वर्ष पूर्व ही उसकी मिट्टी और खाद पर ध्यान देना चाहिए, और यदि किसी समाज को और उस देश को संभालना हो तो वहां के परिवार के बच्चों पर, उनकी परवरिश पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, और इस कार्य में महती भूमिका माता की होती है। आज का यह सुंदर कार्यक्रम, मैं समझती हूँ, इस विषय को पूर्ण प्रासंगिकता देता हुआ अपने उद्देश्यों में समर्थ होगा, सफल होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आज के सुंदर आयोजन के लिए। बहुत सुंदर प्रयास आप लोग कर रहे हैं, जिसकी वास्तव में आज देश को भी आवश्यकता है, समाज को भी आवश्यकता है और परिवार को भी आवश्यकता है। मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत अपनी बधाइयां भी देती हूँ, और पुनः आज इस आयोजन में आपने मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए आभार भी प्रकट करती हूँ। आदरणीय गीता दीदी द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी मोरपंत तांबे एवं मणिकर्णिका के गुणों पर शायद व्याख्या बहुत सुंदरता के साथ बताई जाएगी, और आप सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। अंतिम विराम देते हुए अपनी वाणी को बस यही कहूंगी कि माता के हर रूप में नारी तुम्हें धनवान बना देती है, लगन तुम्हारी हर राह को आसान बना देती है। अपनी ताकत को कभी कमजोर मत आको, अपनी ताकत को कभी कमजोर मत आको, क्योंकि आस्था तुम्हारी पत्थर को भी भगवान बना देती है। तो बस माँ के रूप में एक सुंदर प्रयास करिए, और आज की इस बैठक में सुंदर विचारों को सुनकर अपने परिवारों में, अपने बच्चों में ऐसे संस्कारों का, ऐसी वीरता का बीजारोपण करिए जिसकी देश को, समाज को महती आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उमा महेश। बहुत 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 धन्यवाद मंजू जी। आपके इतने सुंदर सुश्राव्य मंजुल भाव सुनने मिले, अत्यंत सुंदर मनोभाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक अजरामर रचना, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। यह गीत प्रस्तुत करने आ रही है नांदेड़ से पूनम काबरा, हमारे महाराष्ट्र की शान, जिसने पाया भजन संध्या में टॉप 10 में सम्मान। आमंत्रित है पूनम काबरा। जय श्री कृष्ण, जय महेश। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक भी सन 57 में यह त्रिपुरा सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग खेली थी, नाना के संग पढ़ती थी। बरछी ढाल कृपान कठारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबान। लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी आराध्या भी उसकी भवानी। खूब झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम। अब इन सब औपचारिकता के पश्चात हम बढ़ते हैं अगली पायदान की ओर। आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय गीता जी मुंदड़ा। गीता दीदी, मधुर है आपका व्यवहार, मधुर है आपका व्यवहार और उज्ज्वल है आपकी कार्यशैली। आपके अध्ययनशील वक्तव्य की प्रशंसा तो सारे राष्ट्र में है फैली। संगठन की आप अद्भुत पूर्व शान हो, करते हैं आपको प्रणाम, आदर पूर्वक प्रणाम। मैं निवेदन करती हूँ हमारी महाराष्ट्र प्रदेश खानदेश विभाग की सहसचिव, एक उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय राधा जी जव्हर से आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय गीता जी मुंदड़ा का परिचय देने हेतु राधा जी जव्हर। धन्यवाद कल्पना जी। जय श्री कृष्ण। माता निर्माता भवती इस व्याख्यानमाला के प्रथम पुष्प में राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मंजू दीदी, आज की वक्ता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय गीता दीदी एवं सभी मान्यवरों को वंदन है। श्री कृष्ण के गीता जी के स्वरूप कर्म कर्तव्य से ओतप्रोत ओजस्वी वाणी की धनी आदरणीय गीता दीदी, आपका परिचय देते हुए मन प्रफुल्लित हो रहा है। झांसी की रानी ने एक एक पड़ाव पार करते हुए झांसी को मुक्त कर हासिल किया, वैसे ही दीदी आपने जिंदगी के हर एक मुकाम के पदों को पार करते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर हर एक क्षेत्र को अपने कार्यशैली से गरिमामय बना दिया। राजस्थान की वीर भूमि में जन्मे 74 वर्षीय दीदी आपकी कार्य प्रणाली युवतियों से भी अधिक चपलतापूर्ण एवं नवयुग निर्माण की कार्य की प्रणेता है। विद्यार्थी जीवन से ही मेरिट होल्डर रहते हुए आपने समाजशास्त्र में एमए किया। सन 1982 से सक्रिय होते हुए माहेश्वरी महिला संगठन के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए आपने अनूठे कार्य की छवि अनुकरणीय रही। वन बंधु परिषद के हर एक पद आपसे सम्मानित हुए हैं। आपके महिलाओं के प्रति एवं वन बंधु के कार्यों से प्रभावित होकर पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय महामंत्री बनने का दायित्व मिला। आपने अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट का गठन भी किया है एवं संस्थापक अध्यक्ष से वर्तमान कार्याध्यक्ष हो। जरूरतमंद परिवार का आर्थिक सहयोग देते हुए महिलाओं को आटा चक्की, स्विंग मशीन जैसे उपकरण देते हुए स्वावलंबी बनाया। इसलिए आपका फॉलोअप लेना एवं समझाना, इस बात के लिए मैं जिला अध्यक्ष थी तभी भी मैंने यह बात को अनुभव किया है दीदी। शुभ लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव बैंक की इंदौर की 10 वर्ष तक आप चेयरपर्सन थी। सोसाइटी फॉर क्रिएशन की संस्थापक अध्यक्ष, अहिल्या जैसी इंदौर, वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अनेक संस्थाओं को आपने संस्कारित किया है। परिवार को प्रेम से सिंचन करने वाली, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु परिवार से पहल करने वाली आप एक झांसी की रानी हो। तेजस्वी विचार शैली से माहेश्वरी महिला संगठन को संस्कारित करने का कार्य आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तिमत्व से करते हुए प्रेरित होकर अनेक कार्यकर्ता प्रभावित भी हुए हैं।
आपके लेखन शैली एवं प्रभावशाली वक्तृत्व से अनेकों कार्यशाला सफल भी रही है। दीदी, आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, हौसले की एक उड़ान किस्मत बदल देती है। हौसले की एक उड़ान किस्मत बदल देती है। हिम्मत की एक झलक जमी को फलक में बदल देती है। देती है पैगाम ये जिंदगी हम सभी को। खुद की काबिलियत पर रहे एतबार तो कोयले को भी कुदरत हीरे का रूप बना देती है, हीरे का रूप देती है। धन्यवाद दीदी। मैं आपको सानुग्रह आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अतिथिगण जो स्वीकारा ये निमंत्रण। आपकी उपस्थिति से सुंदर हुआ एक क्षण। आशा है आज का उत्सव आपके अधरों पर मुस्कान लाएगा और बीत जाने पर ये जलसा हम सभी को दोबारा याद आएगा, हम सभी को दोबारा याद आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद राधा जी। इतना गीता जी का विस्तृत परिचय चंद शब्दों में देना सच में कठिन था। हमारी ही परीक्षा थी। चलो कोई बात नहीं, गीता दीदी को तो सब वैसे जानते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रांगण उत्सुक है। गीता दीदी, आपका वक्तव्य सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित। धन्यवाद कल्पना जी, धन्यवाद राधा जी। महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारी गण एवं सभी प्यारी सखियों, पूनम जी ने जो अभी गीत गाया उसमें रानी लक्ष्मीबाई का पूरा जीवन समा गया। लीला जी करवा ने प्रथम वक्ता के रूप में इस व्याख्यान माला के लिए मुझसे आग्रह किया। मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि इस तरह का व्याख्यान में आना मेरा प्रथम प्रयास है। मैं चाहती थी कि थोड़ा बीच में आऊं, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि मैं ही शुभारंभ करूं, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। और गुड बिगनिंग इज हाफ डन, इस आशा पर खरे उतरने का प्रयास करूंगी। 40 मिनट बाद जजमेंट आपको करना है। रानी लक्ष्मीबाई और मोरोपंत तांबे, पिता पुत्री का एक प्यारा सा संबंध। चूंकि मोरोपंत तांबे के बारे में इतना इतिहास मेरे को नहीं मिला कि मैं 20-25 मिनट तक उस पर बोल सकूं, तो दोनों का मिक्स आपको सुनने को मिलेगा। आज मुझे उस बालिका की बात कहनी है जो 4 वर्ष की उम्र में मातृ सुख से वंचित हो गई। पिता के असीम प्रेम ने उसे जिद्दी और साहसी बना दिया। उस पिता की चर्चा करनी है जिसने अपनी इकलौती पुत्री का पालन पोषण किया और माता की कमी उसे महसूस भी नहीं होने दी। उस किशोरी की मनोदशा को समझना है जिसका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया और उसके पति उससे उम्र में बहुत बड़े थे। उस युवा रानी की कथा सुनानी है जिसने राजपाट का सुख तो भोगा ही, कम उम्र में उसमें वैधव्य की विधवा हुई और झांसी का राज बखूबी संभाला और लोकप्रियता के चरम को छुआ। उस माँ की व्यथा बतानी है जिसके 3 माह के पुत्र की मृत्यु हो गई तथा पति की अंतिम सांस के समय दत्तक पुत्र को स्वीकार किया। यही नहीं, पूरा समय उसे उत्तराधिकारी बनाने के लिए लड़ती रही, फिर भी सफल नहीं मिली। और इन सब से बढ़कर उस वीरांगना की कहानी सुनानी है जिसने मात्र 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ी, अपने राज्य झांसी व भारत माता की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। शहीद होकर अमर हो गई। बरबस ये शब्द उद्घोषित हो गए कि वह मनुष्य नहीं अवतारी थी, क्योंकि इतनी शक्ति तो किसी देवी में ही संभव है। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में झांसी की रानी का शौर्य समाया हुआ है। इसे सुनकर और गाकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय में देश प्रेम की ज्वाला धधकने लगती है। आज भी भारत माता की रक्षा के लिए ऐसी ही वीरांगनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि भारत माता की गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, छद्म शत्रुओं का जाल बिछा हुआ है। हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और जन जन में राष्ट्रभक्ति के भाव जगाने होंगे। अभी आपने सुना, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। जी हाँ, जब तक अजय भारत का पानी, तब तक अमर
झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता जब गाई या सुनी जाती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देता रहता है। नारी सशक्तिकरण की आज हम चर्चा करते हैं, परंतु झांसी की रानी उसका एक अद्भुत उदाहरण है। आज लड़कियों को सेना में भर्ती करने की आजादी मिल रही है, परंतु लक्ष्मीबाई ने 18वीं सदी में ही स्त्री सेना बनाई और उन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग देकर अंग्रेजों के विरुद्ध मैदान में उतारा। आत्मविश्वास से भरपूर तलवार को लहराते हुए बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार रानी लक्ष्मीबाई का चित्रण करते हुए मैं रोमांचित हूँ। हुंकार भरकर युद्ध में उतरने वाली असाधारण नारी के रूप में विख्यात झांसी की रानी आज भी लोक कथाओं और किंवदंतियों में जीवित है। श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण किया जाता है। आइए उसके जन्म और बचपन की तरफ एक नजर डालें। बिठूर के पेशवा के यहाँ दरबार में काम करने वाले मोरोपंत तांबे एवं भागीरथी बाई सुरे के घर नवंबर 1828 में जन्म लेने वाली पुत्री का नाम था मणिकर्णिका, जिसे प्यार से मनु कहा जाता था। विधि का विधान कुछ ऐसा था कि मणिकर्णिका जब मात्र 4 साल की थी, माँ भागीरथी बाई स्वर्ग सिधार गए। मोरोपंत तांबे ने अपनी पुत्री को माता और पिता दोनों का प्यार एक साथ दिया। वे बेटी मनु का बहुत ख्याल रखते थे ताकि माँ की कमी उसे सताए नहीं। उसे पढ़ाई लिखाई के लिए मास्टर जी के पास भेजना हो, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या, शास्त्रों का ज्ञान सिखाना हो, पिता मोरोपंत तांबे ने अपनी बेटी को कभी वंचित नहीं रखा। वे माता पिता चिरकाल तक यश प्राप्त करते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। बाजीराव द्वितीय मनु को छबीली कहकर चिढ़ाते थे। मणिकर्णिका बिठूर में नाना साहब और तात्या टोपे के साथ खेलती थी। तलवारबाजी, युद्ध अभ्यास आदि उसके प्रतिदिन के कार्य थे। पिता मोरोपंत की पुत्री के विवाह की बात करने लगे, परंतु बेटी मनु उसे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, मोरोपंत तांबे ने बेटी की पत्रिका किसी ज्योतिषी को दिखाई। उसने पत्रिका में राजयोग बताया। मोरोपंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मनु बोलने में भी तेज थी। जब उसके पिता टोकते तो बिना डरे बोलती, आपने ही तो सिखाया है। जीजाबाई, ताराबाई, मीराबाई की कहानी सुना सुनाकर मुझे आपने साहसी बना दिया। क्या ये महान महिलाएं अपना मुंह बंद रखती थी? पिता निरुत्तर हो गए। जिस प्रकार आजकल महंगी महंगी निजी गाड़ियां सम्मान व संपन्नता का प्रतीक है, उस समय हाथी घोड़े बड़े लोगों के पास ही होते थे। मणिकर्णिका के बाल्यकाल की एक लोकप्रिय कहानी है। एक दिन नाना साहब, पांडुरंग, राव साहब और बाला साहब पेशवा के एकमात्र निजी हाथी पर घूमने के लिए निकले। नन्ही मनु उसी हाथी पर चढ़ने की जिद करने लगी। नाना एवं राव ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे अनदेखा कर दिया। पुत्री के अपमान से क्षुब्ध होकर मोरोपंत ने अपनी बेटी से कहा, तेरे भाग्य में हाथी कहाँ है? तू तो मामूली पिता की पुत्री है। परंतु मनु निराश नहीं हुई। उसने गर्व से उत्तर दिया, मेरे भाग्य में एक दिन 10 हाथी होंगे। मानो उसे अपने भावी जीवन का आभास हो चला हो। यह कहावत चरितार्थ हो रही थी कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। थोड़े दिन बाद बेटी की बढ़ती उम्र को देखकर मोरोपंत को मनु के विवाह की चिंता सताने लगी। उस समय 8 वर्ष में गोरीदान का रिवाज था। पिता ने बेटी की जन्म कुंडली को जो काशी से बनवाई थी, तात्या दीक्षित को दी। इसे देखकर दीक्षित बोले, लड़की रानी बनेगी। सुनकर मोरोपंत प्रसन्न हुए। तात्या टोपे ने झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगाधर राव ने इसे स्वीकार किया एवं कन्या समेत मोरोपंत को लाने के लिए आमंत्रण भेजा। उनके आगमन में
पुष्पों और बंधनवारों से नगर को सजाया। सारे रास्ते प्रकाशमान हो गए। बैसाखी पूर्णिमा के दिन 1842 को झांसी में धूमधाम से गंगाधर राव एवं मणिकर्णिका का विवाह हुआ। ग्रंथि बंधन के समय 8 साल की उम्र में गंभीर बात बोलते हुए मनु ने पुरोहित से कहा, चांगली बलकट गांठ बांधो। छोटी मुंह बड़ी बात, गांठ जरा अच्छी तरह से बांधना है। ये कहकर मणिकर्णिका ने सबको चौंका दिया। आज मणिकर्णिका एक साधारण लड़की से रानी बन रही थी। मंगलसूत्र सहित अनेकों आभूषणों से सुसज्जित, पैरों में स्वर्ण संजनी बिछुए जो सिर्फ राजपूत की बहुएं पहना करते थे। बालिका वधू के साथ गंगाधर राव झांसी के राज सिंहासन पर बैठे। गंगाधर राव मनु से 20 वर्ष बड़े थे। विवाह के पश्चात मणिकर्णिका उर्फ मनु का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई हो गया। मोरोपंथ के लिए पुत्री के बिना अकेले रहना मुश्किल हो गया। दामाद गंगाधर राव ने मुरलीधर मंदिर बनवाकर मोरोपंथ को पुजारी बना दिया। मोरोपंथ 32 वर्ष के पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण यौवन से भरपूर थे। मनु के विवाह के बाद उन्होंने भी दूसरा विवाह कर लिया। कन्या का नाम था चीमाबाई, जो लक्ष्मीबाई से मात्र कुछ महीने ही बड़ी थी। वे लक्ष्मी की माँ भी थी और सहेली भी। इधर लक्ष्मीबाई कम उम्र की थी, पर थी तो रानी ही। अंतःपुर में रहकर रानी लक्ष्मीबाई ने पाक कला, पूजा अनुष्ठान, विद्या अभ्यास सब कुछ सीखा। ब्रिटिश सरकार ने सशर्त गंगाधर राव को सत्ता सौंप दी। इस घटना से झांसी वासियों के मन में ये धारणा बन गई कि नववधु लक्ष्मीबाई झांसी के लिए मंगलकारी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसी दिखती थी, आइए इस मंगलमय रानी का रूप चित्रण सुनते हैं। माथे पर अर्ध तारा अंकित बिंदी, नाक में नथ, कंठ में सोने की कंठी, सतलड़ी मुक्ता हार, कान में कर्णफूल, हाथों में कंगन, पैरों में नुपुर, गोल मुख, पक्का गेरवा रंग, सुंदर दंत पंक्ति, सुगठित शरीर, घने लंबे बाल, विशाल नेत्र, स्वर थोड़ा भारी, चंदेरी की साड़ी में सजी महारानी। हाँ, इन सब के साथ ही व्यवहार में अपनत्व तो हो, निगाहों में भेदभाव न हो, तो सोने में सुहाना हो जाता है। काशी से मंगाई गई चांदी की पालकी, लाल मखमल पर सोने की जरी से गादी बिछी हुई, सजी धजी इस पालकी पर बैठकर रानी महालक्ष्मी मंदिर जाती थी। परंतु ये ठाट बाट आरामदायक जीवन क्षणिक था। व्यक्ति के दिन बदलते देर नहीं लगती है, समय बलवान है। कालांतर में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और नाम रखा दामोदर गंगाधर राव। ये खुशियां भी ज्यादा दिन टिक न सकी। 3 माह के शिशु की मृत्यु ने गंगाधर व रानी लक्ष्मीबाई को तोड़कर रख दिया। राजा की अस्वस्थता के चलते विनायक राव के पुत्र 5 वर्ष के आनंद राव ने को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। उसका नाम भी दामोदर राव रखा, परंतु रानी उसे आनंदी ही कहकर बुलाती थी। 40 वर्ष की अल्प आयु में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। लक्ष्मीबाई की उम्र सिर्फ 18 वर्ष। अनेक ऐसी दुखद घटनाएं घटी जिससे रानी की दिनचर्या बदल गई। छोटे से सामंत राज्य के अधिकारी रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। उसके पास बहुत कुछ था, परंतु क्षण भर में पता चला आज उसके पास कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी वो अनाथ हो गई। विपरीत परिस्थितियों में महारानी ने स्वयं को संभाला और निकल पड़ी अपनी झांसी को बचाने के लिए। झांसी के फौजदारी न्यायालय में बड़े बाबू गोपाल राव अंग्रेजी जानते थे। वे रानी के साथ आ गए। उनका सहयोग मूल्यवान हो सकता है, अतः रानी ने उन पर विश्वास कर लिया। परंतु गोपाल राव ने अंग्रेजों का नमक खाया था। उनके प्रति निष्ठा रखते हुए
उन्हें गुप्त सूचनाएं भेजते रहे। घर का भेदी लंका ढाए की कहावत यहाँ लागू होती है। आज भी ऐसे कई लोग समाज और संगठन में मिलेंगे जिनको पहचानने और उनसे सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रचार प्रसार के प्रलोभन में सोशल मीडिया के खतरों से सावधान रहना भी है, आवश्यक है। मुंह पर प्रशंसा और पीठ पीछे बुराई करने वालों की संख्या कम नहीं होती है। आज चाटुकारिता एक शस्त्र बना हुआ है। मुंह में राम बगल में छुरी रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। विपरीत परिस्थितियों की आकांक्षाओं के चलते बिना जाति धर्म का विचार किए रानी ने स्त्री सेना का गठन किया। उन्हें पिस्टल चलाना, घुड़सवारी करना, मल्लखंभ आदि का अभ्यास कराती थी। परिणाम स्वरूप घर घर में सैनिक तैयार हो गए। नीली चंदेरी पठानी पोशाक में सारंगी घोड़े की पीठ पर बैठकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर रानी सैनिकों के साथ काम करती थी। उन्हें विविध प्रकार के निर्देश देती, साधारण नागरिक की तरह मेहनत और व्यवहार से सबकी प्रिय बन गई और उन्होंने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की। यहाँ यह जानने लायक है कि कमांडर आदेश देता है जिसका पालन आवश्यक होता है, परंतु लीडर का रवैया हमेशा सहयोगी होना चाहिए। अच्छा लीडर वही होता है जो सबके साथ मिलकर अपनत्व की भावना बढ़ाता है। राजकाज में कूटनीति का भी अपना स्थान है। अंग्रेजों की द्विमुखी नीतियों से रानी को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये उनके हित में नहीं है। उन्होंने कूटनीति को छोड़ा और खुले रूप से मैदान में आ गई। आक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रानी ने अपने महल के ऊपर से गेरुए रंग का क्षमा और त्याग का प्रतीक पताका को हटा दी। लाल रंग चेतावनी, चुनौती और क्रोध का प्रतीक है, तो रानी ने अपने महल में लाल रंग की पताका लगा दी। अपने भाव प्रकट करते हुए 1857 में आकाश का रंग लाल हो गया। मालवा, इंदौर, ग्वालियर, बांदा, चंदेरी, रायगढ़ आदि अनेक स्थानों पर ब्रिटिश विरोधी जागरण बढ़ गया। सामूहिक शक्ति को देखकर ब्रिटिश प्रभुत्व हिल गया। लाखों भारतीयों के विद्रोह को साकार करती झांसी की किले पर लाल पताका असीम गौरव से आकाश में फहराने लगी। यह बरबस याद आ जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की प्रतीक। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। युद्ध की विभीषिका से बाहर निकलकर थोड़ा अपना मूड चेंज कर ले। जाने कि रानी की झांसी कैसी थी। झांसी का चित्रण इस प्रकार है। रानी की बात हमने सुनी, अब वो जहां रहती थी झांसी में वो कैसी थी। नीचे में पुणे, ऊंचे में काशी, सबसे सुंदर बीच में झांसी। 9 वर्षों के शासन काल में रानी का चरित्र उभर कर आया। रानी ने अपने चरित्र व कार्यक्रम क्षमता से अपनी जाति का यश बढ़ाया। समकालीन पर्यटक ब्राह्मण विष्णु पाठक गौड़ से वसीकर ने झांसी का चित्रण इस प्रकार किया। झांसी का किला अत्यंत प्रसिद्ध है। किला और नगर के चारों ओर ऊंची प्राचीर है। बीच बीच में बुर्ज और दरवाजे हैं। 5 दरवाजे इतने बड़े कि उसके नीचे से हाथी निकल सकते हैं। पूरब दिशा में शहर में प्रवेश करने का रास्ता, सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी। सुंदर शहर के बीच 5 कुओं से युक्त बाग। पश्चिम में जलाशय, अनेक पेड़ व सिपाहियों के लिए परेड का मैदान। उत्तर में मीठे पानी का कुआं, फल और फूलों के पेड़। शहर के दक्षिण दरवाजे पर एक विशाल सरोवर और समीप में झांसी के राजवंश का मंदिर, जहां रानी रोज अनुष्ठान करती थी। 4 मंजिली महल में 8 चौकियां। महल इतना बड़ा कि उसे देखने में कई दिन लग जाते। झांसी में उन दिनों गलीचे बनते थे, अतः महल के हर भवन में, हर कमरे में गलीचे बिछे हुए थे। दरबार
दरबार भवन में तो जो गलीचा बिछा हुआ था वो इतना भारी था कि उसमें पैर भी धंस जाते थे। झांसी की बात आपने सुनी, अब सुनिए कि झांसी शहर के लोग कैसे थे। झांसी शहर के संभ्रांत लोगों की रीति नीति भी बहुत सुंदर थी। लोग कर्म निपुण और उद्यमी थे। ब्राह्मणों के 600 घर थे। सुगंधित इत्र, जूही, चमेली के गजरों से सुसज्जित महिलाएं हाथों में चांदी या तांबे की दक्षिणा लेकर देव दर्शन के लिए जाती थी। अब सुने कि रानी की दिनचर्या कैसी थी। रानी की दिनचर्या राजा के जाने के बाद बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, मलखंभ, मुदगर भाजना, तलवार चलाने का अभ्यास करना दिन प्रतिदिन का काम हो गया था, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रानी की तलवार का वजन 3 किलो से भी ऊपर था। घोड़े पर बैठकर चक्राकर मंडल में घोड़े को घुमाना, घोड़े की खाली पीठ पर चिपक कर बैठने आदि का अभ्यास करती रहती थी। व्यायाम और स्नान के बाद स्वच्छ चंदेरी की साड़ी, घने बालों का जूड़ा, भस्म धारण, पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पुराण पाठ, भजन, भोजन और विश्राम। इसके बाद दोपहर 3 बजे दरबार में जाया करती थी। दरबारी से पूरा काम की जानकारी लेना और राजकाज के आवश्यक निर्देश देना, ये उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया था। रानी ऊंच नीच व जात पात का अंतर नहीं रखते हुए हल्दी कुमकुम का त्योहार भी बहुत ही धूमधाम से मनाती थी। राजकाज से संबंधित अनेक दुखद घटनाएं भी घटी। सबका वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। अंग्रेजों के नृशंस अत्याचार व लूटपाट का दौर चलता रहा। 16 मार्च 1854 की सुबह ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को बदल दिया। वैधव्य के दुख से दुखी, शोक संतप्त रानी महल में बैठी थी। पास में था पुत्र दामोदर राव। एकाएक ब्रिटिश राजनीति का प्रतिनिधि एलिस का प्रवेश होता है। सभी चकित हो जाते हैं। आड़ में बैठी रानी के प्रति रूखे शब्दों से सम्मान प्रकट करते हुए डलहौजी के आदेश पत्र को पढ़ने लगा। उसमें झांसी पर अधिकार करने की बात थी। वज्राघात की तरह कठोरता से एलिस की वाणी गूंजने लगी। रानी लक्ष्मीबाई का साहसी हृदय जागृत हो उठा। दृढ़ता, गंभीरता और संयमित वाणी से लक्ष्मीबाई के मुंह से ये 4 शब्द ध्वनित हो उठे। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह उनके ऐतिहासिक उद्गार थे, क्योंकि उस समय समस्त भारत भूमि पर अंग्रेजों के राज में विलीन होती भारतीय रियासतों के मालिकों ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया था। ऐसे समय में एक नारी का सशक्त कथन बहुत महत्व रखता है। यहाँ से शुरू होता है सन 1857 का गदर। बहनों, कितने ही उदाहरण ऐसे हैं जब जब देश और समाज में क्रांति आई, उसके केंद्र में कोई न कोई महिला रही। मेरा मानना है कि महिलाएं अगर अपनी शक्ति को पहचान ले तो असंभव को संभव करके दिखा सकती है। हम कोमल हैं, कमजोर नहीं। अंग्रेजों का राज खत्म होने पर भी रानी लक्ष्मीबाई के कथन की अनगूंज भारतवासियों के मन में बार बार झंकृत हो रही है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ मेरा एक संदेश भी है, अपील भी है। हमें अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। देश बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो परिवार बचेगा, और परिवार बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए देश को सर्वोपरि मानकर हमें अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। अब वापस चलते हैं जून 1858 की ओर। अंग्रेजों की सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 2 सप्ताह तक युद्ध चला। अंग्रेजों ने झांसी शहर पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर निकल गई।
हिम्मत के साथ मुकाबला करती रही, लेकिन ग्वालियर के पास कोटे की सराय नामक स्थान पर ब्रिटिश शासकों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई शहीद हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी की अंतिम इच्छा थी कि कोई भी अंग्रेज अफसर उसकी मृत देह को हाथ नहीं लगाए। यह उनका वायदा था और लोगों ने भी उसका पालन किया। रानी की समाधि ग्वालियर में बनी। ब्रिटिश सरकार ने उनके पिता को भी गिरफ्तार किया, उन्हें फांसी की सजा दे दी। उनके पुत्र को उत्तराधिकार नहीं मिल सका। बाद में दामोदर राव इंदौर शहर में बस गए और 1906 में उनकी भी मृत्यु हो गई। आप सभी को मालूम ही है कि मणिकर्णिका पर एक फिल्म भी बनी और पिछले सत्र में कौन बनेगी मणिकर्णिका पर हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा भी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। झांसी की रानी आज भी लोक गाथाओं में जीवित है। झांसी के लोग उसकी मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करते, उसे श्रद्धा से याद भी करते हैं। बुंदेलखंड के लोग झांसी की रानी के बारे में कहते हैं, रानी अगर हाथ में मिट्टी उठा लेती तो उस मिट्टी से सैनिक बन जाते थे। उसके स्पर्श मात्र से काठ एक धारदार तलवार बन जाती। पत्थर को अपने स्पर्श से घोड़ी बनाकर रानी ग्वालियर चली गई। इस चमत्कारी व्यक्तित्व की बात करना ही विस्मयकारी है। अमर रहे झांसी की रानी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अवसर देने के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मैंने अपनी बात रखी। अब कितने मार्क्स आपको देना है मुझे स्वीकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अवसर मिला कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ जानने का, अध्ययन करने का। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ऐसे लग रहा था कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहे, इतनी सुमधुर वाणी में और इतना ज्ञान, जैसे हमने पढ़ा भी था लेकिन वो वापस रिवाइज हो गया और आंखों के सामने वो झांसी की रानी और वो पूरा झांसी, पूरा उनका चरित्र आंखों के सामने खड़ा हो रहा था। आपने इतना सुंदर बताया सब। धन्यवाद। आपने इतना अध्ययन किया है कि 1 घंटा बोलने के लिए कितने दिन अध्ययन करने पड़ता है, ये तो हम भी जानते हैं। ये अच्छा है ना, कम से कम किसी न किसी बहाने से हम कुछ पढ़ लेते हैं। अध्यात्म और स्वाध्याय समिति हमें यही तो बता दिए कि अगर आप कुछ है तो स्वाध्याय करो। वैसे हम स्वाध्याय करते हैं और जो चीजें हमें मालूम है दूसरों को बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज काफी चीजें जो इतिहास में हमने पढ़ी नहीं थी और जब पढ़ी तब इतना समझता नहीं था, लेकिन आज आपने पूरा मनुकर्णिका का पूरा जीवन हमें बताया। आपका बहुत बहुत अर्पणा दीदी, ये तो बहुत ही कम अंश है, काफी कुछ है उसके बारे में। गीता दीदी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मणिकर्णिका के चरित्र के साथ में आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उसके चरित्र से क्या ले सकते हैं यह सबके सामने रखा। बहुत ही सुंदर दीदी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आज मैंने इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये भी पहना और आपने नोट किया हो तो चंद्राकार वो भी लगा। मैं वही देख रही थी। आदरणीय मंजू दीदी, आपसे भी विनती है, बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी आपने बताया, बहुत ही अच्छे से, और इतना मतलब इस तरीके से कि वो हमारे आंखों के सामने वो दृश्य आ गया कि हम सोचने के लिए मजबूर हो गए कि उस समय वो जो दरवाजे थे तो उसमें हाथी निकल जाता था तो वो कितना बड़ा रहा होगा। इस तरीके से वर्णन, मतलब बहुत सुंदर तरीके से वर्णन हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू जी भी पूरे टाइम रहे हैं तो बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका भी। नहीं, बहुत सुंदर दीदी ने बताया। और जब कभी झांसी आना हो तो जरूर बताइए। झांसी का किला कानपुर से इंदौर तक का आपने संबंध बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बता दिया दीदी। और मैंने तो इसीलिए झांसी की रानी पे बोला नहीं, मैंने कहा दीदी बताएंगे तो मैं तो सुनूंगी। आज मैं सुनने के मूड में हूँ। मैंने पूरा सुना, बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी वही कविता याद आ गई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। बचपन में तो, पर आज हम सबको झांसी की रानी बनना है। बिल्कुल बनना चाहिए दीदी, बिल्कुल बनना। राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है, आवश्यक है। कम से कम अपने
राष्ट्र नीतियों का तो पालन करें, जो राष्ट्र के माध्यम से हमें हो रहा है, मिल रहा है, वो तो कम से कम हम पालन करें, इतना तो हम कर सकते हैं नागरिक होने के नाते। बराबर। सुनीता जी चरखा, क्या आप अपना मनोगत रखिए सबके सामने। आप अनम्यूट मुझे दीदी, अनम्यूट करना है आपको अपने कुछ। अच्छा, अभी भी दिक्कत है। सुनीता जी मैं ये कर अब सकती हूँ। नहीं दिख रहे, बीच में दिख रहे थे, अब नहीं। शायद उनके यहाँ, सुनीता जी के यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है शायद, क्योंकि बोलने की कोशिश आवाज कर रही है, आवाज नहीं आ रही है। तो हम आगे बढ़े क्या लीला जी, सुनीता जी? हाँ हाँ, झांसी की रानी का ये सब सुनने के बाद मुझे जरूर कहना चाहूंगी, आओ झुककर प्रणाम करें उनको, आओ झुककर प्रणाम करें उनको, जिनकी जिंदगी में यह मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब होते हैं वो लोग, जिनका लहू भारत माँ के काम आता है, जिनका लहू भारत माँ के काम आता है। अब मैं नम्र निवेदन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित है हमारी युवा ऊर्जावान बहन, समिति संयोजिका खानदेश विभाग की, समिति सह संयोजिका स्वाति बूब से। तत्पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहती हूँ। सुनीता जी चरखा वापस को होस्ट हुए हैं, तो उनको अगर माइक उनका सही काम करता है क्या, देख धन्यवाद लेते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राम राम, जय उमा महेश। पता नहीं आज यहाँ रेंज की बहुत दिक्कत है और इसीलिए यहाँ डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं सबको क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली परसों मेरा वक्तव्य है तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, डोंगल वगैरह यूज करना पड़ेगा। आदरणीय सुनीता जी पल्लौड़, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू दीदी, और आज की हमारी प्रबुद्ध राष्ट्रीय वक्ता पूर्व अध्यक्षा गीता दीदी और सम्माननीय सदन, दीदी आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया और हमें प्रेरणा मिली कि हम भी अभी 2 दिन हाथ में है तो किस हिसाब से तैयारी करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से भी, और मैं लीला जी करवा तथा उनकी टीम का अभिनंदन करना चाहती हूँ। और वह अभिनंदन इसलिए कि आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि कोई महापुरुष है और उनकी माताओं का योगदान कितना अपने जीवन में है, उनके जीवन में है, और उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। उनकी कई गाथाएं हैं लेकिन इतिहास के पन्नों में दबी पड़ी है। लीला भाभी, आपने जो कोशिश की है 8 अलग अलग महापुरुषों के या झांसी की रानी जैसे व्यक्तिमत्व के जो प्रेरणा स्थान है उनके बारे में बोलने के लिए और अभ्यास करने के लिए कहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम होने ही चाहिए। आपका अभिनंदन करती हूँ। और गीता दीदी, आपसे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने दिया। और आदरणीय मंजू दीदी, आपने भी बहुत प्रेरणा दी, आपकी गरिमा में उपस्थिति हम 8 दिन भी चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। धन्यवाद सुनीता जी, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए स्वाति बुक को आमंत्रित करती हूँ। तत्पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कल व्याख्यान माला का दूसरा पुष्प, विषय है स्वामी विवेकानंद, माता भुवनेश्वरी। प्रमुख वक्ता है आदरणीय शोभा जी सादानी, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा। लेकिन समय का ध्यान रखे, 3:30 की जगह थोड़ा परिवर्तन किया गया है। कल 4 बजे हमारी व्याख्यान माला शुरू होगी। सभी बहनों से नम्र निवेदन है कि आपके परिवार के, आपके मित्र में सब में ये जूम लिंक भेजिए, सबको इसका लाभ होवे। यही हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि इसका प्रचार प्रसार होवे। इतना अध्ययनशील सब वक्ता इतनी तैयारी करके आते हैं और आपको घर में बैठकर ये सब सुनना है, यानी ये कितना सुवर्ण अवसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा बहनें
और युवा बहनें ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ये हमारी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी को। अब आमंत्रित करती हूँ आभार प्रदर्शन के लिए स्वाति को। धन्यवाद कल्पना दीदी। अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यार। अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यार। आपका इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। पिछले 1 घंटे से हम सभी यहाँ ज्ञान धारक के रूप में बैठे हैं। इसका कारण हमारी ओजस्वी वक्ता आदरणीय गीता दीदी के प्रभावशाली भाषण ने हमें यहाँ बांध कर रखा है। वीरता और पराक्रम की प्रतिमूर्ति मर्दानी झांसी की रानी का और उनके पिता मोरोपंत का चरित्र अध्ययन कर हमारे सामने रखा। मात्र 23 वर्ष की आयु में आज से 200 से 250 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता संग्राम का शंख फूका और अन्याय करने वाले अंग्रेजों से लोहा लिया। सारांश, हर लड़की मेरे देश की घर झांसी की रानी हो जाए। हर लड़की मेरे देश की घर झांसी की रानी हो जाए। कितना भी बढ़ाऊ आतंकी मेरे मुल्क के नाम से ठर्राए, मेरे मुल्क के नाम से ठर्राए। मैं खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि गीता दीदी ने अपना अमूल्य समय निकाल कर अपने अच्छे प्रेरणादायी जानकारी देकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय अध्यक्षा मंजू जी बांगड़, जिन्होंने व्यस्त होते हुए भी दीप प्रज्वलन कर माता निर्माता भवती इस व्याख्यान माला का श्री गणेश किया और आशीर्वचन दिया। मैं आभारी हूँ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी पलोड तथा सचिवा सुनीता जी चरखा, जो हमारे हर कार्यक्रम में सहयोग, प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। मैं आभारी हूँ नांदेड़ की बहन पूनम जी काबरा का, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी, यह वीर रस का गीत हमारे गीत गाकर हमें जोश भर दिया। मैं आभारी हूँ खानदेश विभाग सह सचिवा राधा जी झंवर का, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और आज की हमारी प्रमुख वक्ता गीता जी मुंदड़ा का परिचय दिया। मैं आभारी हूँ संचारिका समिति की संयोजिका जयश्री जी भट्टड़ और उनकी सहयोगी बहन अरुणा जी लाहौटी का, जिन्होंने जूम मीटिंग में हमारी बहुत मदद की। साथ ही मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय प्रभारी बहन अंजलि जी तापड़िया कि जिन्होंने हमें यह लिंक उपलब्ध करके दी। साथ ही मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय तथा प्रदेश के पदाधिकारी, जिन्होंने उपस्थित रहकर अपना सहभाग जताया। उपस्थित श्रोतागण जो हमें ऊर्जा देते हैं, मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कल जुड़ते हैं दोपहर 4 बजे। बहुत समय से पूरा हो गया लीला जी, आपका बहुत समय से सब हो गया। हाँ दीदी, बहुत अच्छे से हुआ और पहला ही व्याख्यान इतना अच्छा हुआ, तो कल निश्चित रूप में सभी लोग उत्सुक वो तो नंबर तो